हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया टॉपिक स्टैक डेटा स्ट्रक्चर में, और इसका इम्प्लीमेंटेशन एरिया काफ़ी वाइड है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एक बेसिक क्वेश्चन से। व्हाट इज स्टैक? अगर हम आप लोग क्रोम पे सर्च करोगे कि स्टैक का मीन क्या है, तो वो एक रिटर्न में देता है कि इट इज़ अ पाइल ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो सेम इसी रेफरेंस में ये डेटा स्ट्रक्चर में यूज होता है कि जब हम ऑब्जेक्ट्स को पाइल अप कर देते हैं तो उससे हम कैसे डील कर सकते हैं। सबसे पहले हमने इसके लिए एक टर्म यूज़ करी है कि स्टैक जो होता है वो एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है। आई होप आपको डेटा स्ट्रक्चर में इतना क्लियर होगा इनिशियल फेज में कि लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं और नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर क्या होते हैं। फिर भी मैं एक सिंपल सा हिंट देती हूँ कि लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं। वो कंटिन्यू मेमोरी एलोकेशंस में अपना डेटा स्टोर करते हैं, और नॉन लीनियर में स्प्रेड होता है वेरियस एरियाज में। तो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर कौन से हुए जहाँ पे वो अपनी वैल्यूज को एक कंटिन्यूअस ऑर्डर में स्टोर करते हैं। तो ऐसे ही जो स्टैक में हम वैल्यू स्टोर करते हैं वो एक कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशंस पे प्रेजेंट होती है। अब एक बेसिक एग्जांपल से समझते हैं कि स्टैक हमारे डेली लाइफ में कहाँ यूज आता है। अगर कभी आपसे कहा जाए कि आपको नंबर ऑफ बॉक्सेस गिवन हो और आपसे बोला जाए कि आपको इन्हें एक के ऊपर एक रख के अरेंज करना है एक वर्टिकल करेक्ट ऑर्डर में, B1 B2 B3 B4 बॉक्सेस ऐसे करके। तो आप क्या करोगे, जो जिस बॉक्स पे B1 नाम लिखा होगा जो सबसे पहले ग्राउंड पे रखोगे, फिर B2 का फिगर आउट करोगे, फिर B2 को B1 के ऊपर रखोगे, फिर B3 को, फिर B4 को, और ऐसे करते करते उसका एक पूरा वर्टिकल लाइन में उसे अरेंज कर दोगे। तो जब हम अपने छोटे छोटे डेटा स्ट्रक्चर्स को एक के ऊपर रख के अरेंज करते हैं, तो हम उन्हें कहते हैं हम उसे यूज करते हैं एज एन स्टैक। तो अभी मैंने यहाँ पे एक बेसिक सा डायग्राम बनाया हुआ है जहाँ पे ग्राउंड के ऊपर 4 बॉक्सेस रखे हुए हैं। अब हम क्या करेंगे, अगर मेरे से कहा जाता है मेरे सामने 4 बॉक्सेस हैं और मुझे उसमें से सबसे ऊपर वाला बॉक्स उठाना है, तो मैं करूँगी जो B4 जो सबसे ऊपर बॉक्स होगा वो उठा के अलग रख दूँगी। क्या पॉसिबल है कि अगर मेरे पास एक ऐसा डेटा बॉक्सेस लगे हुए हैं वर्टिकल ऑर्डर में, तो मैं डायरेक्ट B1 को निकाल लूँ? अगर मैं B1 को निकालना चाहूँगी तो कहीं न कहीं जितने भी उसके ऊपर बॉक्सेस रखे होंगे वो गिर गिर जाएँगे। तो हम क्या करते हैं कि जो मतलब कि हमारा पूरा ऑर्डर ना बिगड़े, तो हम क्या करते हैं, सबसे ऊपर की तरफ होता है ना बॉक्स, उसे रिमूव कर देते हैं ईज़िली, और फिर जिस बॉक्स तक हमें जाना होता है उस बॉक्स तक ला आके उसे रिमूव कर देते हैं। तो सेम प्रोसेस हम यूज़ करते हैं स्टैक में। स्टैक में हम क्या करते हैं, जो हमारे पास डेटा या फिर वैल्यूज़ गिवन होती है, हम उन्हें इस तरीके से अरेंज करते हैं कि अगर हमें रिमूव करना हो, तो जो हमने सबसे आखिर में इंसर्ट किया होगा ना, उसे ही सबसे पहले रिमूव कर पाएँगे। जैसे ये बॉक्सेस का एक ऑर्डर था, सबसे लास्ट में हमने रखा था B4 बॉक्स सबसे ऊपर। और लेकिन अगर हमारे पास रिमूव करने की टर्न आएगी तो सबसे पहले हम कौन-सा बॉक्स रिमूव करेंगे, B4, जो सबसे लास्ट में रखा गया था। तो इंटरव्यूज़ में या फिर आपके एग्ज़ाम्स में ये पूछ लेते हैं कि जो स्टैक होता है वो कौन-सा प्रिंसिपल फ़ॉलो करता है। तो ये प्रिंसिपल फ़ॉलो करता है LIFO, लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो आखिर में आएगा वो सबसे पहले बाहर होगा। ठीक है, तो अगर पूछते हैं कि स्टैक कौन-सा डेटा स्ट्रक्चर फ़ॉलो करता है, तो वो है लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, क्योंकि ये कंटीन्यूअस मैनर में अपने डेटा को स्टोर करता है। और अगर पूछते हैं कि कौन-सा प्रिंसिपल फ़ॉलो करता है, तो हम बताते हैं लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो लास्ट में आएगा वो पहले बाहर जाएगा। ठीक है? तो वही है, लास्ट एलिमेंट इंसर्टेड इन स्टैक इज़ रिमूव्ड फर्स्ट। अब इसमें हमारे पास सिर्फ 2 ही ऑपरेशंस हो सकते हैं, या तो हम इंसर्ट करें या रिमूव करें। तो जो 2 बेसिक ऑपरेशंस आते हैं स्टैक के अंदर, वो आते हैं स्टैक में इंसर्ट और रिमूव। अब एक अगर हम टर्म्स यूज़ करें इनके लिए पर्टिकुलर, तो हम यूज़ करते हैं इंसर्शन के लिए पुश और रिमूवल के लिए पुल। जहाँ पे हम पुश वर्ड यूज़ करेंगे, अपने आप समझ जाना कि हम वहाँ इंसर्ट कर रहे हैं डेटा को प्रीवियसली एक्जिस्टिंग स्टैक के अंदर। और पुल मतलब जो एक्जिस्ट करता है स्टैक, उसमें से जो टॉप एलिमेंट है, सबसे ऊपर रखा हुआ है या फिर सबसे लास्ट में इंसर्ट हुआ होगा, तो उसको हम पुल कर रहे हैं। तो ये होता है स्टैक की 2 बेसिक ऑपरेशंस। अब मान लो हमारे पास एक कंटेनर है। अब सबसे पहले वो क्या होगा, खाली होगा, एम्प्टी होगा। और मान लो कि उस कंटेनर के अंदर सिर्फ हम छोटे-छोटे बॉक्सेस 4 इंसर्ट कर सकते हैं।
ठीक है। तो सबसे इनिशियली क्या होगा, वो खाली होगा, एम्प्टी होगा। अब मैंने कहा कि पुश करो 1 को, तो ये 1 वाला बॉक्स इसके अंदर आ गया। मैं बोल रही हूँ अब पुश करो 2 को, तो सेकंड जिस बॉक्स पे 2 नंबर होगा वो भी आ जाएगा। जब मैंने बोला 3 को पुश करो, तो ये 3 भी इसके अंदर पुश हो गया। अब मैं पॉप किसे कर सकती हूँ, निकाल के दे सकती हूँ। सबसे पहले जो लास्ट में आया, लास्ट में क्या आया है 3, तो उसे सबसे पहले मैं रिमूव करूंगी। तो अगर मुझे पॉप आता है तो मैं सबसे ऊपर जो एलिमेंट होगा उसे रिमूव कर दूंगी। अब अगर मुझे कुछ पुश करना है, इसमें मुझे यहाँ 4 पुश करना हुआ, तो वो 2 के ऊपर आएगा। अभी अगर मैं रिसेंटली इस कंडीशन में पूछूं तो मेरे पास टॉप एलिमेंट क्या है, इस कंडीशन में टॉप एलिमेंट मेरे पास आता है यहाँ पे 4, क्योंकि जो इसने पॉप किया था वो फॉलो कर रहा था लास्ट इन फर्स्ट आउट वाले कॉन्सेप्ट को। तो यहाँ पे 3 लास्ट में गया था, तो पॉप करते हुए 3 सबसे पहले आउट हो गया और 4 ऊपर आ गया, तो टॉप एलिमेंट यहाँ पे अभी है हमारे पास 4। अब मैंने कहा पुश करो 5 को, तो यहाँ पे हमारा 5 पुश हो जाएगा। अब हमने क्या ऊपर डिसाइड किया था कि जो हमारे पास स्टैक का साइज होगा वो होगा 4। अभी जैसे हमारे पास इसके अंदर 4 बॉक्सेस आ चुके हैं, तो अगर अब कोई मेरे से बोलता है कि हमें यहाँ पे पुश करना है 6 को, तो ये पॉसिबल ही नहीं होगा, ये ओवरफ्लो कर देगा कंटेनर। मैं रखूंगी वो बार बार वापस बाहर गिरता रहेगा। तो यहाँ पे हम दो टर्म्स यूज करते हैं, एक होता है ओवरफ्लो। ओवरफ्लो आता है जब जब हम इन सिर्फ पुश करे जा रहे हैं, मतलब हम बार बार पुश ऑपरेशन फॉलो कर रहे हैं और हमारे पास जितना साइज था कंटेनर का वो फिल हो गया, लेकिन फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि वो पुश हो जाए। जैसे अगर हम किसी कंटेनर में पानी भरने की कोशिश करते हैं, जहां तक उसका लेवल होता है वो पानी भर जाता है, लेकिन उसके बाद वो पानी ओवरफ्लो करने लग जाता है। तो सेम कॉन्सेप्ट स्टैक के अंदर है। अब अंडर एक टर्म आती है अंडरफ्लो। अंडरफ्लो का मतलब क्या होता है कि अब आपने निकालना शुरू कर दिया, 5 निकाल दिया, 4 निकाल दिया, 2 निकाल दिया, 1 निकाल दिया, लेकिन अभी भी आप बोल रहे हो कि पॉप करो। जब उसके पास कुछ है ही नहीं तो फिर हम पॉप कुछ कर ही नहीं सकते। तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं अंडरफ्लो। तो ये दो टर्म्स भी हम इसमें मेजरली यूज करेंगे, ओवरफ्लो और अंडरफ्लो। तो अगर यहाँ पे स्टैक क्या हो चुका है, फुल, तो अगर अगर हम अब कोशिश करेंगे कि हम कुछ पुश करें, तो वो हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि स्टैक क्या हो चुका है, फुल हो चुका है। अब इस पूरे एग्जाम्पल के थ्रू हमें ये समझ में आता है कि यहाँ हम बेसिक 5 टर्म्स यूज करेंगे। इंसर्शन के लिए पुश, रिमूवल के लिए पॉप, अगर खाली है तो एम्प्टी, अगर भर गया है तो हम पूछेंगे क्या ये फुल हो चुका है, इज फुल। और अगर हमें ये पता लगाना हो कि सबसे ऊपर वाला एलिमेंट कौन सा है, तो हम बोलेंगे टॉप या फिर पीक एलिमेंट कौन सा है। हम्म, अब मैंने यहाँ पे एक नीचे बेसिक स्ट्रक्चर डिफाइन किया है कुछ पॉइंट्स में। अगर आपको ये समझ में आ जाता है, तो जितनी भी स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स होंगी या फिर जो भी कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में आती है, तो आप उसे अगर सेम अप्रोच के थ्रू सोल्व करोगे तो वो इजीली सोल्व हो जाएगा इन केस ऑफ स्टैक। तो इतना मैं आप लोगों से उम्मीद कर रही हूँ कि आपको पॉइंटर का कॉन्सेप्ट समझ आता होगा। सबसे पहले हमें क्या लेना है, एक पॉइंटर लेना है। जैसे हम बोलेंगे कि ये टॉप को पॉइंट कर रहा है, टॉप या फिर पीक एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है। ठीक है। अम, अब स्टार्टिंग में हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे टॉप हमारा इज इक्वल्स टू -1 है। जब भी हम देखेंगे कि टॉप की वैल्यू -1 है, इसका मतलब कि हमारा स्टैक में कोई भी एलिमेंट नहीं है। -1 का मतलब क्या है कि कोई भी एलिमेंट नहीं है, स्टैक हमारा अभी एम्प्टी है। हम उसमें इंसर्ट कर सकते हैं जितनी वैल्यूज चाहें अभी के लिए। और हमने मान लिया कि हमारा स्टैक का साइज कितना है, n, मतलब कि हम उस स्टैक के अंदर अभी n एलिमेंट्स डाल सकते हैं, और टॉप हमारा पॉइंट कर रहा है -1 को, जिसका मतलब कि हमारे स्टैक में अभी एक भी एलिमेंट नहीं आया है। अब जो हमने टर्म्स में बात करी थी, पुश, पॉप, एम्प्टी, इज फुल और टॉप, तो टॉप हम यूज कर चुके हैं ये फिगर आउट करने में कि हमारा स्टैक एम्प्टी है या फुल है, या अभी उसमें स्पेस प्रेजेंट है या नहीं है इंसर्ट करने के लिए या पॉप करने के लिए।
और अब एम्प्टी हमने -1 के थ्रू शो कर दिया है और पुश और पॉप अब हम आगे यूज़ करेंगे। एक बार आपने देख लिया कि आपके स्टैक का साइज़ n है, टॉप -1 को पॉइंट कर रहा है, फिर हम सिर्फ 2 ऑपरेशन बचते हैं, पुश या पॉप। तो जब भी हम पुश या पॉप ऑपरेशन फॉलो करेंगे, तो हमें सबसे पहले टॉप वेरिएबल की वैल्यू चेक करनी होगी। अगर हम पुश कर रहे हैं और हमारा टॉप पॉइंट कर रहा है n को, इसका मतलब कि टॉप हमारा सबसे ऊपर वाले एलिमेंट को पॉइंट करता है और वो इक्वल हो चुका है जितना हमारा स्टैक का साइज है। इसका मतलब कि स्टैक जो है वो कंप्लीटली फुल हो चुका है, मतलब अब उसमें हम कोई भी नेक्स्ट वैल्यू इंसर्ट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे कंडीशन कौन सी आ जाती है, ओवरफ्लो की, कि अगर अब हमने कोशिश की तो इसका मतलब कि यहाँ पे ओवरफ्लो हो रहा है, हम यहाँ पे पुश नहीं कर सकते, तो इस केस में आपको कुछ भी पुश नहीं करना है। अगर हम बात करते हैं पॉप की, अगर हमारा टॉप पॉइंट करने लगा है -1 को, मतलब कि कोई एलिमेंट बचा ही नहीं स्टैक के अंदर, तो आप कुछ पॉप भी नहीं कर सकते। तो इस केस में आपको कुछ भी पॉप नहीं करना है। तो ये 2 केस आते हैं, अगर आपको पुश करने जा रहे हो या पॉप करने जा रहे हो, सबसे पहले टॉप की वैल्यू चेक करो। अगर वो पहले से ही लास्ट साइज़ को पॉइंट कर रही है, इसका मतलब कि आप उसमें फर्दर पुश नहीं कर सकते। अगर वो -1 को पॉइंट कर रही है, इसका मतलब कि आप फर्दर कुछ भी रिमूव नहीं कर सकते उस स्टैक के अंदर। अब बात आती है कि अगर ये दोनों कंडीशंस लाई नहीं करती, तो पुश के टाइम पे हमें क्या करना रहेगा, टॉप की वैल्यू को इंक्रीज कर देना है बाय 1। मतलब अभी मान लो हमारे पास स्टैक था और उसमें हमने 1 इंसर्ट किया हुआ था, तो यहाँ पे टॉप पहले -1 को पॉइंट करा था, हमने इंक्रीमेंट किया और टॉप की वैल्यू आ गई 0। इसका मतलब कि इसमें पहला एलिमेंट जा चुका है 0 इंडेक्स पे। फिर हमने 2 को पुश कर दिया, फिर हम इसे इंक्रीमेंट कर देंगे 1। तो इसका मतलब कि टॉप वेरिएबल अब पॉइंट कर रहा है 2 को। अब हमने इसमें एक एलिमेंट और इंसर्ट कर दिया 3, हमने इसे इंक्रीज कर दिया बाय 1 और इसकी वैल्यू हो जाती है 2। अब इसका मतलब कि टॉप हमारा पॉइंट कर रहा है जो सबसे ऊपर एलिमेंट लास्ट में इंसर्ट हुआ है। तो हम पुश के टाइम पे इंक्रीमेंट करेंगे और जब हम पॉप करेंगे, मान लो अगर हम 3 को रिमूव कर रहे हैं, तो हम टॉप वेरिएबल की वैल्यू को -1 कर देंगे और ये पॉइंट करने लग जाएगा 2 को। तो अभी यहाँ पे टॉप की वैल्यू कितनी हो गई है, यहाँ पे 1। तो इन केस ऑफ पॉप ऑपरेशन यू हैव टू डिक्रीमेंट द टॉप पॉइंटर। अब आता है यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन। ये बेसिक वर्किंग हो गई स्टेप के केस में, उसके ऊपर हमने समझा एक बेसिक एग्जांपल के थ्रू कि कब हम पुश पॉप ये सब ऑपरेशंस फॉलो करते हैं और ऐसे कौन से 5 बेसिक ऑपरेशंस हैं जिसे हम करते हैं स्टेप के केस में। वो है पुश पॉप एम्प्टी इज फुल और लास्ट में आता है टॉप एलिमेंट। अब बात आती है कि हम स्टैक को इन डेटा स्ट्रक्चर इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हैं, ऐसे क्या चीज़ें यूज़ करेंगे जिसके थ्रू हम स्टैक को इम्प्लीमेंट कर पाएँ। तो उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं एरे और लिंक लिस्ट। अभी मैं इस वीडियो में इसे इतना डिस्कस नहीं कर रही हूँ क्योंकि इसका पूरा डिस्कशन हमारा प्लेलिस्ट की नेक्स्ट वीडियोज़ में चलने ही वाला है, जब हमने कोडिंग पार्ट की तरफ मूव करेंगे। और मैं इस पर्टिकुलर वीडियो में स्टैक की जितना भी थ्योरी पार्ट हो सकता है जो आपके इंटरव्यू में या फिर एग्जाम के टाइम पे पूछ सकते हैं, वो सब कुछ मैंने इस वीडियो में कवर किया है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। अब बात करते हैं कि किन किन जगह पर हम इस टैग को यूज कर सकते हैं। अभी मैंने यहाँ पे टर्म्स लिखी हैं, मैं आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर रही कि आपको ये चीजें आती होंगी, पर ये चीजें आप यूज करते हो, आपको डेटा स्ट्रक्चर आ जाएगा तो आपको ये चीजें बहुत इजी लगेंगी यहाँ पे याद करनी। लेकिन अभी अगर एग्जाम्स है तो आप ये चीजें याद कर सकते हो। तो हम यूज़ करते हैं एक एक्सप्रेशंस, आपको क्लियर होंगे, आप मतलब बीटेक में डेटा स्ट्रक्चर पढ़ रहे हो तो एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। मान लो 2 + 3 + 4 मल्टीप्लाई 5 -2 ऐसे करके इन्हें बोलते हैं हम एक्सप्रेशंस। तो कंप्यूटर में मतलब कि कंप्यूटर साइंस में इन्हें लिखने के 2 तरीके हो सकते हैं, प्रीफिक्स की तरह लिखें, पोस्टफिक्स की तरह लिखें। इसके लिए आप सब्जेक्ट पे पढ़ेंगे, कंपाइलर डिजाइनिंग करके कुछ होता है, तो उसमें हम इन्हीं एक्सप्रेशंस पे काम करते हैं। तो अगर हमें कभी इन एक्सप्रेशंस को एज अ प्रीफिक्स, पोस्टफिक्स, इनफिक्स इस तरीके से लिखना होता है तो वहां पे हम स्टैक को यूज करते हैं। बैक ट्रैकिंग भी एक कॉन्सेप्ट है डेटा स्ट्रक्चर का, उसमें प्रॉब्लम्स आती हैं जैसे एन क्वीन प्रॉब्लम। तो बैक ट्रैकिंग एक जैसे स्टैक है ना, ऐसे ही एक कॉन्सेप्ट है बैक ट्रैकिंग का डेटा स्ट्रक्चर में। तो इसमें प्रॉब्लम्स में यूज होता है, इस तरीके से अगर हमें हमें बोला कि हमें एन क्वीन प्रॉब्लम सॉल्व करनी है,
मतलब कि आपको बोल दिया जाएगा कि आपको 3 क्वीन है और आपको उसे चेस बोर्ड पे इस तरीके से रखना है कि वो एक दूसरे को ना मार रही हो। तो वो आता है एन क्वीन प्रॉब्लम में। और हम यूज करते हैं चेस में, जो कोई चेस खेलते हैं उन्हें ये आइडिया होता है कि आपका जो चेस है, जैसे ऑनलाइन chess.com है, तो उस पे क्या होता है कि आपकी बेस्ट मूव को निकाला जाता है कि जिस पोजीशन पे आप हो उसके थ्रू एक बेस्ट मूव क्या हो सकती है। तो वो भी हम इवेल्युएट करते हैं बैक ट्रैकिंग, जिसमें हम यूज करते हैं स्टैक कॉन्सेप्ट का। तीसरा इसका यूज आता है रीडो अंडो फीचर्स में। जैसे अगर आप कभी नोटपैड पे कुछ टाइप कर रहे होते हो तो आप कंट्रोल Z, कंट्रोल Y ये सब यूज करते हो ना, या फिर अगर आपने कहीं पे एडिटिंग करी है या तो आप यूज करते हो कि जो आपने नई एडिटिंग करी अगर आपको अच्छी नहीं लगी तो आप क्या कर देते हो, उसे रीडू कर दे अंडू कर देते हो। या फिर आपने अंडू कर दिया और आपको लगा कि जो आपने पहले चेंजेस करे थे वो सही थे, तो आप उसे रेडू कर देते हो। तो वहां पे भी हम स्टैक को यूज करते हैं। जब हम प्रोग्राम्स में फंक्शंस लिखते हैं ना, तो उसमें भी स्टैक ही यूज होता है फिगर आउट करने के लिए कि हमारा जो प्रोग्राम का फ्लो है वो किस तरह से जा रहा है। तो वहां पर भी हम स्टैक को यूज करते हैं। जो कंप्यूटर में मेमोरी मैनेजमेंट होता है, हमारे डेटा प्रोग्राम्स या फिर जो भी हमारे थ्रेड चलते हैं उसमें भी हम स्टैक को यूज करते हैं। एक इसका यूज आता है ग्राफ कॉन्सेप्ट में। जैसे स्टैक है, बैक ट्रैकिंग है, ऐसे ही ग्राफ आता है। ऐसे मेरे चैनल पे ग्राफ की प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, अगर आपको पढ़ना हो ग्राफ कॉन्सेप्ट तो आप वहां पर भी पढ़ सकते हो। तो अभी यहाँ पर क्या है, ग्राफ एल्गोरिथम में एक आती है जैसे टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग, उसमें भी हम स्टैक कॉन्सेप्ट को ही यूज करते हैं। अभी आप सिर्फ नाम याद कर सकते हैं, आप ग्राफ कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो आपको ये इजीली क्लियर हो जाएगा कि हम इसे स्टैक के यूजेस में क्यों लिख रहे हैं। एक आता है स्ट्रिंग रिवर्सल। इसका जैसे मैं हिंट दूं, मान लो अगर हमारे पास एक स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग है हमारे पास A B C D E, और हमसे बोला जा रहा है कि इसे रिवर्स करो। तो रिवर्स करने पे क्या स्ट्रिंग आ जाएगी हमारे पास, EDCBA। तो इसे कैसे कर सकते हैं कि मान लो हमने स्ट्रिंग का एक एक करेक्टर रीड करना शुरू करा और उसे हमने स्टैक में पुश कर दिया, पहले A फिर B फिर C फिर D फिर E। तो अब हम क्या करेंगे, हम इसे रिमूव करेंगे और इसे नई स्ट्रिंग की तरह ट्रीट करेंगे। पहले E रिमूव किया, फिर D रिमूव किया, फिर C रिमूव किया, फिर B और फिर A। तो हमारी स्ट्रिंग क्या हो गई, रिवर्स हो गई। तो स्ट्रिंग को रिवर्स करने में भी हम स्टैक को यूज करते हैं। या फिर स्टैक हमारा यूज होता है जैसे हम ब्राउजर पे फॉरवर्ड और बैकवर्ड फीचर यूज करते हैं, जो ऊपर टॉप में एरो शो होते हैं टॉप लेफ्ट में। तो वहां पर उसमें भी हमारा स्टैक का कॉन्सेप्ट यूज आता है। तो ये बेसिक यूसेज हो गए। अगर कोई आपसे पूछता है एग्जाम में या इंटरव्यू में तो आप ये सब दोगे जवाब, तो काफी फॉर्मल लगेगा, काफी अच्छा लगेगा, मतलब डेटा स्ट्रक्चर की आपको ओवरऑल काफी नॉलेज है। अब स्टैक के अगर टाइप पूछते हैं तो बहुत तरीके होते हैं। कुछ लोग इसे रजिस्टर स्टैक भी यूज करते हैं, कुछ लोग इसे फिक्स्ड साइज स्टैक यूज करते हैं। लेकिन जो मेजोरिटी में यूज होता है वो होते हैं इसके टाइप्स में फिक्स्ड साइज स्टैक और सेकंड होता है डायनेमिक साइज। नाम से क्लियर हो रहा है, अगर स्टैक का साइज फिक्स्ड है तो हम उसे बोलेंगे फिक्स साइज स्टैक। मतलब मैंने स्टार्टिंग में डिफाइन कर दिया कि मेरा जो एरे है वो 5 साइज का होगा, तो मैं उसे अपने ओवरऑल प्रोग्राम में सिर्फ 5 साइज की तरह ही यूज करूंगी, क्योंकि मैं लास्ट में जाके उसे चेंज नहीं कर सकती साइज को। लेकिन डायनेमिक साइज में क्या होता है कि मतलब आपने स्टार्टिंग में इनिशियलाइज किया कि 5 होगा, आपने फिल कर लिए 5 एलिमेंट्स, लेकिन आपको एंड में आके लगा कि आपको कोई और एलिमेंट्स भी इसमें ऐड करने हैं, तो हम उसके साइज को इंक्रीज कर देते हैं। तो अगर हम साइज को इंक्रीज कर पा रहे हैं प्रोग्राम के किसी भी पॉइंट पे, तो वहां पे उसे हम बोलते हैं डायनेमिक साइज स्टैक। अगर आप ओवरऑल प्रोग्राम में जो इनिशियलाइज किया था स्टार्टिंग में, अगर उसे चेंज नहीं कर पा सकते, मतलब कर सकते या कर पा रहे, तो वहां पे आ जाता है, ये आ जाता है फिक्स्ड साइज स्टैक। अभी तक हमने क्या डिस्कशन कर लिया, इसके यूसेज, इसके एग्जाम्पल, और इसमें क्या ऑपरेशंस यूज होते हैं, कैसे हम उन्हें यूज कर सकते हैं, क्या उनके फॉर्मल नेम्स हैं। जो लास्ट थ्योरी पार्ट बचता है स्टैक में वो होता है कि इसका एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है। कभी पूछ लेते हैं, मतलब इतना मेजरली नहीं पूछते किसी भी चीज में, लेकिन आपको पता होना इंपॉर्टेंट है। तो अगर कोई पूछता है कि इसके एडवांटेजेस क्या हैं, तो ये बहुत इजी टू इम्प्लीमेंट होता है इन कंपैरिजन ऑफ ऑल अदर डेटा स्ट्रक्चर्स। तो इजी टू इम्प्लीमेंट है, मेमोरी यूटिलाइजेशन में यूज होता ही होता है। और
हमें जब एक्सेस करना होता है तो उसका एक्सेस टाइम बहुत ही फास्ट होता है। मतलब अगर हमें पता लगाना है टॉप पे कौन सा है, तो डायरेक्ट हम बताएंगे कि अगर हमने स्टैक को एस नाम दिया हुआ है तो इसका टॉप एलिमेंट क्या है, तो वो हम प्रिंट करा सकते हैं। तो हमें पूरा कहीं पे भी वो नहीं करना पड़ता, मतलब कि फोर लूप या वाइल लूप यूज नहीं करना पड़ता। और इसकी वेरियस इम्प्लीमेंटेशन एरिया भी हमने ऊपर ही डिस्कस किया कि ग्राफ में यूज होता है, बैक ट्रैकिंग में यूज होता है। तो इसके इम्प्लीमेंटेशन एरियाज बहुत ज़्यादा हैं, तो इसलिए इसका एक एडवांटेज बन जाता है। और जो हमने स्टार्टिंग में यूज़ किया था कि एक्सप्रेशन इवेल्युएट करने में यूज़ आता है, प्रीफिक्स, इनफिक्स, पोस्टफिक्स। तो ये सब चीज़ें हैं ना, हम कंपाइलर या आप यूज़ करते हो ना ऑनलाइन कंपाइलर या फिर नॉर्मल कंपाइलर जावा के, सी प्लस प्लस के, तो उसमें भी हम इस टैग को यूज़ कर सकते हैं। मतलब कंपाइलर डिजाइनिंग में भी इसका यूज़ आता है। तो ये सब इसके एडवांटेजेस हैं। अगर आप एडवांटेजेस को और भी इंक्रीज करना चाहते हो तो जो भी इसका इम्प्लीमेंटेशन यूजेस वाला एरिया था वो भी आप इसमें पॉइंट्स की तरह डाल सकते हो। अब आता है कि इसके इतने एडवांटेजेस हैं तो डिसएडवांटेजेस कहाँ पे आते हैं। सबसे पहली बात तो हम यहाँ पे इसका टॉप एलिमेंट इजीली निकाल सकते हैं, लेकिन अगर हमसे बोला जाए कि इसके एग्जैक्टली मिड में कौन सा एलिमेंट है या बॉटम पे कौन सा एलिमेंट है या सेकंड एलिमेंट कौन सा है, तो वो रेंडम एक्सेस बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। हमें पहले स्टार्टिंग के एलिमेंट्स रिमूव करने पड़ेंगे और तब हम जाके उस पर्टिकुलर पोजिशन पे कौन सा एलिमेंट है वो फिगर आउट कर पाएंगे। दूसरा आता है, अभी हमने डिस्कस किया था, इसमें दो प्रॉब्लम आ सकती हैं, पुश के टाइम पे ओवरफ्लो की और पॉप के टाइम पे अंडरफ्लो की। रिकर्सिव कॉल लिमिटेशन ऐसे है कि अगर आपके प्रोग्राम में एक इनफाइनाइट लूप चल चुका है जिसमें हम रिकर्शन भी यूज हो रहा है, मतलब स्टैक के अंदर एंट्री जा रही है जब भी कोई नया फंक्शन यूज आ रहा है, तो उस टाइम पे भी मेमोरी हमें अलॉट नहीं होगी, तो वहां पे हमारा प्रोग्राम या फिर लैपटॉप हैंग करना शुरू कर देगा। तो रिकर्सिव कॉल भी एक लिमिटेड प्रोसेस में रखी जाती है हमारे स्टैक में, या फिर जो भी हम प्रोग्राम यूज कर रहे होते हैं उसमें। तो रिकर्सिव कॉल की भी एक लिमिटेशन होती है, मतलब इनफाइनाइट लूप ना चल जाए स्टैक में, क्योंकि फिर ओवरफ्लो होने के चांसेस रहेंगे। अगर डायनेमिक हुआ तो फिर और भी वर्स्ट कंडीशन हो सकती है। अब ऐसे बहुत सारी एप्लीकेशन है जिसमें हम यूज़ नहीं कर सकते। मान लो अगर हमें मिडल एलिमेंट सर्च करना है, या फिर आप लोगों ने स्टार्टिंग में सर्चिंग एल्गोरिथम्स पढ़ी होंगी, बाइनरी सर्च, लीनियर सर्च, उसको हम स्टैक से इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते सर्च को। या फिर सॉर्ट आपने पढ़ा होगा, इंसर्शन सॉर्ट, बबल सॉर्ट, तो उन सब में आप यूज़ नहीं कर सकते स्टैक को। और इसकी जो कैपेसिटी है, मतलब अगर इसका फिक्स्ड साइज हो गया, मतलब कि मैंने 50 रख दिया, तो आप फिर उसे एक्सीड नहीं कर पाओगे। और डायनेमिक यूज करोगे तो उसका थोड़ा इम्प्लीमेंटेशन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो हम इसको बोलते हैं कि इसकी लिमिटेड कैपेसिटी है, पर कहीं ना कहीं इसके एडवांटेजेस बहुत ज़्यादा हैं, तो इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन एरिया है वो काफ़ी वाइड है। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी जो भी इसका थ्योरी पार्ट था। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिखना। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड थैंक यू सो मच।